नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल DG2 दोनों एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रेगुलरली वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि हो सके तो शेयर भी जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जरूर कमेंट कीजिए यदि आपको आंसर पता है तो। और केवल आंसर नहीं बताई जाएंगी, आपको वो भी लिखवाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आप अपना कमेंट कीजिए, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर। वैसे तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सभी ने सही किया होगा। दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। अब चलिए मैं आपको ऑप्शन बता दूं, क्या पता आपकी ऑप्शन से आंसर आ जाए। तो असम में जो आपको है वो नोट कर लेना है, मानस अभयारण्य, और दूसरा है आपको काजीरंगा। दो अभयारण्य इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में है क्या? असम में। तो असम में आपको नोट कर लेने कौन कौन से हैं। एक तो है मानस अभयारण्य असम में, और दूसरा है काजीरंगा। दोनों ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो क्या नोट करेंगे आप? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और एक है आपके काजीरंगा। तो नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन की तरफ एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको दो नामों से पूछा जा सकता है, जिसे आप कहते हैं जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहते हैं ना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभियान या उद्यान, उसका अभी नाम कर दिया गया है रामगंगा। तो आप नोट कर लीजिए, रामगंगा नाम से यदि पूछे तो भी जिम कार्बेट का पूछ रहा है, और आपको उत्तराखंड ऑप्शन करना है। गुजरात का सबको याद है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश में सबने नोट कर लिया दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही पूछा है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी गुजरात में। असम में मैंने आपको नोट करवा दिया, याद कर सकते हैं आप, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा। और दूसरा है उत्तराखंड में, जो अभी हमने कहा रामगंगा, या फिर रामगंगा लिख लीजिए क्योंकि नया नाम इसका ये है, पहले जिम कार्बेट था। उत्तर प्रदेश में अभी आप पढ़कर आए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ है? तो आप कहेंगे बिहार में। इससे पहले हम आपको सफलता मंत्र की वॉल्यूम 2 से अवगत करवा देते हैं। नॉन टेक की 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चनों की एक पुस्तक निकाली है, सफलता मंत्र वॉल्यूम 2। पहले पार्ट में हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए थे, और इसमें 500 जो यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, DMRC, DRDO, इसरो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है नॉन टेक की। तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं, PDF फाइल है, आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 पुस्तक बनाई है, जिस पहली में 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दूसरी में 500 प्लस है, और तीसरी पुस्तक दोनों को मिलाकर बनाई है 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की पुस्तक है। आप लेना चाहिए तो ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कह रहा है जिम कार्बेट, तो अभी अभी किया है, ऑप्शन पढ़े हैं ना, उसी से आया है। जिम कार्बेट की जगह यदि आपको रामगंगा दे तो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपका उत्तराखंड में है। असम में कौन सा है? बार बार ऑप्शन ये है ताकि आपको याद हो जाए, एक बार से याद न हो। तो मानस और काजीरंगा आपकी असम में है। उत्तराखंड में अभी आपने पढ़ा रामगंगा या फिर जिम कार्बेट। और आगे कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा पूछ लिया है, काजीरंगा बताइए। असम की तरफ जाएंगे ना, असम वाला ऑप्शन कौन सा है? तो आप कहेंगे असम में है काजीरंगा, और ऑप्शन एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इतिहास का क्वेश्चन है। कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना या अध्यक्षता किसने की? यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, आपको करना है अध्यक्षता किसने की, यानी कि प्रथम
जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। तो मैं आपको बता देता हूँ, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन चारों एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ए.ओ. व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, ए.ओ. व्योम। और जो आगे है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम था। इन्होंने 25 दिसंबर 1885 को कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की 25 दिसंबर 1885, और कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये पूरा नाम है इसका, जहां अध्यक्षता हुई। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां, जो कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन से, तो आप इजीली याद कर सकते हैं कौन थे, सबको पता है प्रार्थना समाज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ यूपीपीसीएल में आ सकता है, याद कर लीजिए। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की संस्थापना की, उनके संस्थापक है। ज्योतिबा फुले के बारे में आप बताइए। राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाई, या फिर सती प्रथा के अंत के लिए इन्होंने प्रयास किए। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम बताइए। गीता रहस्य। गीता रहस्य। कमेंट कीजिए, फिर हम आपके एक्सप्लेन करते हैं। आप कमेंट कर दीजिए ज्योतिबा फुले के बारे में बताइए, क्या है ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की संस्थापना किसने की। यदि ये आपसे पूछे तो आपको करना है ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज सबको याद है। और यदि हम एक और क्वेश्चन आपको बताएं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपद्रव का नेता किसे कहा जाता है, या भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, आंसर एक ही है और क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। तो भारतीय उपद्रव का पिता जब भी पूछे, आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ आपकी आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो सबको याद है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा क्या दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए दयानंद सरस्वती। यानी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ज्योतिबा फुले मैंने अभी अभी आपको बताया, सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा फुले की है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत के लिए ब्रह्म समाज, और बाल गंगाधर तिलक पुस्तक है गीता रहस्य गंगाधर तिलक की। और इन्होंने जो किया वो भी मैंने आपको बताया, भारतीय उपद्रव के पिता इन्हें कहा जाता है। केसरी व मराठा पत्रिका भी बाल गंगाधर तिलक की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। आपको 4 या 5 नए क्वेश्चन सीखने को यहाँ जरूर मिले होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है। तो ओजोन परत सबको याद होनी चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन से इसका आंसर लाते हैं, यानी कि ऑप्शन से। एम्पियर किसकी है, आप कहेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर है, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, है ना। हर्ट्ज किसकी है, तो आप कहेंगे ये है आपके फ्रिक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की। आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी है। आवृत्ति की एक और बताइए तो आप कहेंगे साइकिल पर सेकंड, यानी कि चक्र प्रति सेकंड। डोप्शन किसकी है, तो आप कहेंगे ओजोन परत की, और ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताना है 3, है ना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट EMF की है, विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की है, यानी कि विभवांतर की है, तो ये इसकी वोल्ट होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डोप्शन है ओजोन की, O3 इसका परमाणु होता है। तो ओजोन परत को मापने की इकाई है डोप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वुल्लर झील और डल झील कहाँ स्थित है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। वुल्लर झील और डल झील है आपकी जम्मू कश्मीर में। याद कर लीजिए, वुल्लर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो मणिपुर से है,
लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। अब लोकटक झील में एक और है, यहाँ संगाई पाया जाता है, संगाई हिरण है वो पाया जाता है लोकटक झील पर। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो भी यही है। उसका नाम बताइए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप क्या कहेंगी? आंसर कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करवाया है, वैसे तो इसका आंसर बताया है कि कौन सा है। काबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वो लोकटक मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो किसी के साथ शेयर करें, और यदि ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे प्रीवियस पार्ट्स भी जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, डीआरडीओ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इफ क्लास इज कॉल्ड कॉलेज, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्कूल को इसने कॉलेज कहा है, कॉलेज को नर्सरी कहा है, नर्सरी को यूनिवर्सिटी कहा है, और यूनिवर्सिटी को इसने हाई स्कूल कहा है। बस ये आपको एक बार पढ़ना होता है, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है। क्वेश्चन में कहा है टू विच इंस्टीट्यूशन विल बी द चाइल्ड फर्स्ट गो फॉर एजुकेशन। इसमें कहा है कि पहली बार हमें बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए या शिक्षा के लिए भेजते हैं तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी कि नर्सरी में उसे रखा जाता है। और इस क्वेश्चन की आप पहली जो लाइन्स है वो पढ़िए, उसमें क्या कहा है कि नर्सरी कॉल्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि नर्सरी को इसमें यूनिवर्सिटी कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि बच्चे को पहली बार आपको जब भी पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे यूनिवर्सिटी भेजना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे को पहली बार जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं उस संस्थान को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, उसे कहते हैं नर्सरी, नर्सरी कहते हैं। और क्वेश्चन में नर्सरी कहा है, नर्सरी को जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, यूपीपीसीएल टीजी2 हो चाहे डीआरडीओ हो, दोनों भर्तियों में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप इजीली पहचान कर सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, ही सेड, सेम, हैव नॉट। तो यहाँ आपको देखना है जब फुल स्टॉप दे रखा हो और यहाँ सेड के बाद कुछ नहीं लिखा हो, जैसे ही सेड आगे कुछ नहीं लिखा है, बस ही सेड के बाद कोमा लगा दिया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड आपके चारों में दे रखा है, 3 में दे रखा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप चलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो क्या है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह हेड हो जाती है। आपको देखना है हेड किस में दे रखा है, तो हेड इसमें दे रखा है, लेकिन ये तो पहले ही आंसर नहीं होगा। तो आपके जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इजीली आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आएगा। तो आप देखेंगे इसमें हेज दे रखा है, इसमें आपके लोस्ट दिया है सिंपल, इसमें हेड तो दिया लेकिन शेड को चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इजीली आप लगभग 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार में कॉन्सेप्ट आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक बार पढ़ लीजिए। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब, यानी कि जो आपको ब्रैकेट में ये दे रखी है ना, ये बतानी है कौन सी एडवर्ब है। तो एडवर्ब बहुत प्रकार की होती हैं, ये कौन सी एडवर्ब है ये आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है वी ट्रेवल्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर आपको पता चल गया कि क्या है, स्थान को दर्शा रहा है, यानी कि जहाँ कहीं भी, यानी कि
एवरीवेयर का मतलब है स्थान, यानी कि किसी जगह से रिलेटेड बात कर रहा है तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस करना है, यानी कि आपकी ये एडवर्ब है, जगह को संकेत कर रही है या फिर जगह को बता रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है हर स्कूल एक्सपेल्ड हर, तो हर को आपको जब भी ऑब्जेक्ट आ जाए इसे आपको पहले तो सब्जेक्ट बनाना है। हर का सब्जेक्ट होता है सी, तो आप सी लिखेंगे। ये जो आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, जब सेकंड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव में लगता है वाज वर, वाजवर लगता है, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा वाज, वॉज आ गया। इजीली आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सी वॉज, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सी आएगा। आगे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो आप थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेम लिखेंगे। और उसके बाद आता है बाई, और बाई के बाद आपको लगाना है जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे हर स्कूल। तो इस प्रकार से आप इजीली पैसिव बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। फिर क्वेश्चन भी सरल दे रखा है। क्वेश्चन कहा है ही थ्रू ए स्टोन द वेल, तो वेल यानी कि कुआं, उसने फेंका एक पत्थर कुएं में। इजीली आपने ट्रांसलेट कर लिया। बाई होता है जब कोई सब्जेक्ट, बाई के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई ऐसा आएगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपके नहीं आएगा। यहाँ मैं इजीली आपको बता दूं, इन और इनटू में आपको अंतर पता कर लेना है, बस आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इनटू मतलब हाथों अभी फेंका है, यानी कि इसने अभी फेंका है और कुएं के अंदर पत्थर जाएगा। इन का मतलब होता है पहले से अंदर होता है, यानी कि वह पत्थर कुएं के अंदर है, यानी कि पहले से है तो इन आएगा, और अभी अभी फेंका है तो इनटू आएगा, तो अभी अभी इसने फेंका है। ही थ्रू ए स्टोन इनटू द वॉल, तो ये आपका इन और इनटू का अंतर होता है, इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड डेट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनियम पूछा है आपको ये वाला, तो डंस का सिनोनियम पूछा है, तो इसका मतलब होता है आपकी मूर्ख या धूर्त, आप कह सकते हैं मूर्ख या फिर कुछ भी इस प्रकार का होता है। जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट, ब्रेन यानी कि जिसके पास दिमाग हो, शार्प यानी कि तीव्र या फिर तेज कह सकते हैं आप, और ये फूल यानी कि होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर इसका सिनोनियम है डंस का, वो होता है फूल। इजीली याद कर लीजिए, डीआरडीओ में सेम क्वेश्चन छप सकता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड टू रेक्टिफाई द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये आपको दे रखा है कि इसमें गलती पहचानिए है, कौन सी गलती है। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर, लास्ट यानी कि सेंटेंस में बात हो रही है पास्ट की। आई गो टू माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स लास्ट ईयर, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यही आपकी गलती दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। हमने डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए नॉन टेक की ई बुक पब्लिश की है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं, जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें, वहां हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो कह रहा है किरण के पास 50 रुपये हैं तथा 100 रुपये की कुल 85 नोट है, यानी कि 50 और 100 रुपये की 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5000 रुपये हैं तो 50 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई तो आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करना है चाहिए। ये मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण है, उसके पास 50 रुपये के भी नोट हैं और 100 रुपये के भी नोट है। अब पता नहीं कितने नोट है, n इंटू एन कर दीजिए, और टोटल उसके पास जो रुपये हैं वो 5000 है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा और टाइम की भी बचत होगी। किस प्रकार से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपये की, तो देखिए 50 रुपये के मान लेते हैं
आपको आंसर में क्या ज्ञात करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो मान लीजिए 50 रुपए के 30 नोट है, तो क्या होगा, 50 रुपए की 30 नोट है, यानी कि उसके रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1500 रुपये हो जाएंगे। टोटल उसके पास 85 नोट है, यानी कि 30 तो हो गई 50 की। अब जो आपके बचे हैं 55, वो नोट होने चाहिए उसके 100 के, तो 100 के 55 होंगे, यानी कि 5500। रुपए कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रुपए हो गए 7000, लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं, 5000 रुपये हैं, यानी कि 30 वाला आंसर नहीं होगा, है ना। इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना किस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ। आगे मान लेते हैं उसके पास 50 रुपए के 50 नोट है, तो 50 रुपए की 50 नोट होंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2500 रुपये। यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे, यानी कि 100 के 35 होंगे, तो 3500 रुपये। 3500 और 2500 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6000, तो लेकिन उसके पास तो टोटल 5000 रुपये ही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन वाला, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 70 नोट, यानी कि 50 के 70 नोट है, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 3500 रुपये। 70 ये हो गई, तो वो कितने बचे, 15 नोट, और 15 इंटू 100, 100 के हैं, यानी कि 1500 रुपये। यानी कि अब आपका कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 बन रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। यदि एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से जब नहीं हुआ तो 40 से कैसे हो जाएगा, नोटों की संख्या, यानी कि 50 के नोट की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्क्रीन पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पढ़ लीजिए। कह रहा है रोगी, डॉक्टर और मनुष्य। तो आपको पता है मनुष्य क्या होता है, वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है, यानी कि मनुष्य दो भागों में बंटा है, आधे डॉक्टर है, आधे क्या है, रोगी है। तो मान लीजिए ये मनुष्य का सर्किल है, जब भी आए तो उनके शब्दों को देखना है और देखता है किससे संबंधित है, कैटेगरी देखनी है। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुष्य ही रोगी होते हैं, तो इस प्रकार से बनेगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपको शब्द देखना है और देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है मनुष्य, ये मनुष्य का सर्किल बन गया। अब डॉक्टर, डॉक्टर कोई जानवर थोड़ी ना होगा, होगा तो मनुष्य ही ना, यानी कि मनुष्य के अंदर आएगा। और आधे डॉक्टर होंगे, आधे रोगी होंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो ये आपको सेंटेंस एक्टिव का दे रखा है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन करेंगे इसे। पहले आप अपना आंसर कर दीजिए। हालांकि आंसर आप सभी को आता है और नहीं आता है, फिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। तो बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। इसमें आपको एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो आपके एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, कर दिया ना। उसके बाद करना होता है आपको टेंस की पहचान, टेंस की पहचान करनी है, और जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग पैसिव में आपको वर्ब लगानी होती है। और जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, और उससे पहले हमें बाई लगाना होता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को आप करेंगे। पहले देखिए इस सेंटेंस में आपकी टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे विल हैव। और विल हैव कौन सा टेंस होता है, तो आप सभी कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की, यानी कि विल हैव बीन। जब आप के सेंटेंस में एक्टिव में विल हैव दे रखा हो तो आप पैसिव में क्या लगाएंगे माय डियर, आप कहेंगे विल हैव बीन वाली हम लगाएंगे, लगा दी ना। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे इसमें नहीं है, विल हैज बीन है, इसमें नहीं है क्योंकि बी लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे भी एक्सप्लेन करते हैं, इतने से काफ़ी नहीं है।
पूरा एक्सप्लेन करेंगे किन किन तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक बार चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए फिर से, यदि इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपके एग्जाम में दो ऑप्शन में विल हैव बीन दे रखा हो, तो कैसे करेंगे? तो आपके टेंस की पहचान हो गई। अब आपको करना है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये विल हैव के साथ जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें भी थर्ड फॉर्म यानी कि यही वाली लगानी है। किस में दे रखी है? आप कहेंगे चारों में दे रखी है। ये बाई रघु है ना, आपका सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इससे पहले बाई लगेगा। तो बाई रघु किस में दे रखा है? आप कहेंगे चारों में दे रखा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर सकते हैं। दिस ट्रिप इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा दिस ट्रिप विल हैव बीन कैंसल्ड बाय रघु, इजीली कर सकते हैं ना। बस टेंस की यहाँ गलती दे रखी है, आप पहचान कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर भी क्या यही था, आपको पहले भी एक्टिव पैसिव आते थे या फिर मेरे इस क्वेश्चन से आप सीखे हैं, कुछ न कुछ समझ आया है तो कमेंट जरूर कीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, यानी कि इस बार आपको पैसिव का सेंटेंस दे रखा है, एक्टिव पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है। क्या करेंगे? इजीली वही काम करना है जो अभी पहले किया था। पहले तो हम करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि योर वर्क से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। कर दीजिए योर वर्क। अब क्या करना है? अब आप कहेंगे टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की माय डियर आपको मैं टेबल बनवा दूंगा या फिर कहीं कभी क्लास लगा लूंगा, और या फिर मैंने लगा रखी है, हाँ, टेंस की क्लासेज आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे ही नीचे, यानी कि मेरी पुरानी प्लेलिस्ट जितनी भी है उनमें इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। आर सेटिस्फाइड है ना, तो ये आपके है प्रेजेंट कंटिन्यूज की। तो जब आप इसे एक्टिव में करेंगे तो कौन सी आएगी? प्रेजेंट सिंपल वाली लगानी है हमें। वर्ब योर वर्क सिंगुलर है, यानी कि सेटिस्फाई होगा और सिंगुलर के साथ एस आई एस लगेगा। तो इन दोनों में एस आई एस लगा रखा है, इन दोनों में नहीं लगा रखा, लेकिन इसमें वर्क को चेंज कर दिया ना। समझ रहे हैं ना, गलतियां आप पकड़ रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद तो आपका द ऑफिसर ही शेष रहता है, तो आप इजीली कर सकते हैं योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का पैसिव था, हमें एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल का करना था। या फिर कह सकते हैं यदि हमारा एक्टिव प्रेजेंट सिंपल का होता है तो पैसिव बनाते समय एक प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। चलिए हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यदि हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हैं। तो आप सभी को कुछ न कुछ नया सीखने को रोज मिलता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सांग नृत्य रूप की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मुख्यतः ये पूछा जा रहा है कि सांग नृत्य कहाँ का है, सांग नृत्य कहाँ किया जाता है, ये ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, हरियाणा में सांग नृत्य किया जाता है। और आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा याद है, या फिर एग्जाम में ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। माय डियर मैं आपको बता दूं DRDO एंड यूपीपीसीएल TG2 में एक क्वेश्चन नृत्य से संबंधित, यानी कि सभी राज्यों के नृत्य याद कर लीजिए, कौन से राज्य में कौन सी झील है ये याद कर लीजिए, और एक है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद कर लीजिए। यानी कि इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। दिवस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इम्पोर्टेंट डेज बाय JKIT मंत्र, तो आप सर्च करेंगे हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो करवा रखे हैं। बुक्स एंड ऑथर पर भी एक आपको मिल सकता है, उस पर भी हमने वीडियोज बनाए हैं, तो देखिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 28 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे 1 लाइनर। अब 29वां क्वेश्चन कह रहा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो कमेंट कीजिए, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की जो संयुक्त धारा है, यानी कि एक साथ मिलकर जो बहती है, उसे मेघना नदी कहा जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेघना नदी किसकी
मेघना नदी किसका संयुक्त रूप है और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो मेघना बनती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो सबको याद है गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूछ रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने तो इजीली याद कर सकते हैं, गुजरात व महाराष्ट्र एक साथ बने 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय उद्यान पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, झीलों पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही आंसर दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो बताइए कमेंट करके। तो चलिए कुछ नया आपको सिखाते हैं क्वेश्चन के अतिरिक्त। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान व रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसका पहले रामगंगा नाम था, वह उत्तराखंड में है। दोनों ही जिम कॉर्बेट पूछे या फिर रामगंगा पूछे, आपको उत्तराखंड करना है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको जो इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है वो है काजीरंगा, जो असम में है। तो असम का याद कर लीजिए काजीरंगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो असम में। निम्न में से कौन सा असम में है तो भी काजीरंगा करना है। और क्या बताएं आपको, गुजरात का एक बता देते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ब्लैक बक भी है, तो आप नोट कर लीजिए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस प्रकार से। रेगुलर वीडियोज देखिए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप सभी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार में है वाल्मीकि अभ्यारण्य, या फिर आप कह सकते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। इसी क्वेश्चन पर हुआ था कि एक मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में है वाल्मीकि, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर हमने कमेंट में पिन भी कर दिया है, उत्तर प्रदेश में आपके दुधवा है और वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कह सकते हैं केवलादेव आपके राजस्थान में है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि बिहार में। असम में एक और नोट कर लीजिए मानस अभ्यारण्य, वो भी असम में है। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लिखना चाहिए वो लिख सकता है। असम में एक है काजीरंगा और एक है मानस, दोनों एग्जाम में पूछे जा सके हैं, तो आप भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिले। असम का लिख लीजिए मानस और काजीरंगा। काजीरंगा पहले लिखा दिया, अब आप मानस लिख लीजिए। और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जल्दापारा है पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा, जल्दापारा। और एक और इम्पोर्टेंट है वो है आपके मणिपुर का है लोकटक झील के पास। अभी आप कमेंट करके बताइए लोकटक झील मणिपुर संघाई नामक, मैंने आपको बताया था शायद, काबुल लामजाऊ उसका नाम है। कमेंट कर दिया होगा आपने, काबुल, काबुल लामजाऊ, लामजाऊ अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे मणिपुर में। और मणिपुर में एक झील है उसका नाम है लोकटक, और वहीं संघाई नामक हिरण पाया जाता है। मैंने यहाँ 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बंग भंग कब हुआ या बंगाल विभाजन कब हुआ तो ये क्वेश्चन सबको याद है। कब हुआ आप सभी कहेंगे बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, 1905 को। और 1907 को क्या हुआ था आप कहेंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन मनाया। स्वदेशी आंदोलन आप कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन। और 1915 को गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्वदेशी आपके आंदोलन है, ऐसा कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी के बिना हुआ, फिर जिसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1907 को हुआ था, गांधी जी 1915 को आए थे। उसके बाद तो सब में गांधी जी विद्यमान थे। आगे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, लास्ट इवनिंग ही हैड ए पार्टी इन हिज हाउस। हेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये टेंस कौन सा है तो आप कहेंगे लास्ट इवनिंग, यानी कि पास्ट की घटना है। और पास्ट की घटना में आप कौन सा यूज करेंगे तो आप कहेंगे विल है फ्यूचर का,
हेज है प्रेजेंट का और इज है प्रेजेंट का, यानी कि ऑप्शन ए ही है जो पास्ट को प्रेजेंट करता है। आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है वो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आई माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड मी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद। बिफोर से पहले आता है आपके हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बिफोर के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर ये रहा, इसके बाद देखिए कॉल्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो बिफोर से पहले आपको हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ दे रखी है, इजीली कर सकते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसने भौतिक विज्ञान की श्रेणी में 2019 में इन्फोसिस विज्ञान पुरस्कार प्राप्त किया। इजीली आप पढ़ सकते हैं, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था। जी मुगलेश ने ये 2019 में प्राप्त किया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक यू नीड नोट फॉर मी फॉर लंच। तो क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके कोई मॉडल आए ना, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ टू बी वेटिंग है। टू बी का मतलब क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, या फिर टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, दोनों का मतलब एक होता है। आप इतना समझ लीजिए। तो टू वेटिंग नहीं आएगा, इसका मतलब है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, लेकिन मैंने आपको बताया मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। नीड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया विद चाइना। ये क्वेश्चन तो दे रखा है जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बताता हूँ। कह रहा है निम्न में से कौन सा दर्रा है ना, वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर नहीं स्थित है, यानी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कौन सा दर्रा निम्न में से स्थित नहीं है। तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। पास को दर्रा कहते हैं, रोहतांग दर्रा इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सफलता मंत्र का वॉल्यूम 2 लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ बुक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।